Hi everyone, welcome back to channel Rasayan. In the previous video we had started about the spectroscopy and we did some discussion about introduction of spectroscopy as well as electromagnetic radiations and characteristics of electromagnetic radiations. Now in this video we are going to discuss about the electromagnetic spectrum. देखिए previous video में हमने देखा था about the electromagnetic radiations, यानी कि EMR है electromagnetic radiations, वो क्या होती हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप की EMRs होती हैं. इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपका पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेस है वो यहाँ से प्रिपेयर होता है. देखिए ये चीज मैं पहले भी आपको बता रही हूँ, जैसा ही प्रीवियस वीडियो था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैम यूवीएन विजिबल कब स्टार्ट होगा. तो यूवीएन विजिबल वो स्टार्ट हो चुका है, बट उससे पहले आपको ये वाले जो कुछ 2-3 वीडियोज हैं इंट्रोडक्शन वाले, ये आपको करने बहुत ही नेसेसरी है यहाँ से. अदरवाइज फिर आगे आपको डायरेक्ट यदि मैं यूवीएन विजिबल यूवी आईआर में आपको स्टार्ट कराती हूँ तो फिर उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है. तो इसीलिए पहले आपको ये जो 2-3 वीडियोस हैं इन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये बेस है पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी का. नॉट इवन ऑफ यूवी विजिबल एंड आईआर, एनएमआर, जो भी आपकी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होने वाली है, ठीक है, जो भी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी होने वाली है, जो भी जितने भी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी होने वाली है, लाइक बीएससी सेकंड ईयर वाले हैं वो तो एक ही टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं, यूवी विजिबल एंड आईआर 2 टाइप की हो गई. बट जो एमएससी प्रीवियस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में आगे बहुत सारी एनएमआर 1H एनएमआर आने वाला है, C13 एनएमआर आने वाला है, एक्सरे डिफ्रैक्शन आने वाला है, ठीक है, प्रोटॉन डिफ्रैक्शन आने वाला है, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन आने वाला है. तो ये सारे के सारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं वो एमएससी प्रीवियस वालों को स्टडी करने हैं. सो दैट्स व्हाई आपको पहले ये जो 2-3 वीडियोस हैं इंट्रोडक्शन वाले, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, सो दैट आगे आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ में प्रोसेस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है. अब हम इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट द ईएमआर स्पेक्ट्रम, क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी. देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का सीधा सा मतलब ही क्या होता है कि हमें कोई भी हमारा जो अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे जो ह्यूज होता है, ठीक है, ह्यूज जो इंपॉर्टेंस है स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स ऑफ अननोन मॉलिक्यूल्स, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये यूज होता है. अब वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराता है. तो सबसे पहली चीज स्पेक्ट्रम, जब हमें कोई मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम मिले उससे पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम देखना है कि ईएमआर है कितनी रेंज होती है, कितनी इनकी वेवलेंथ होती है, कितनी इनकी एनर्जी होती है, क्या इनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कितने टाइप की ईएमआर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, कौन सी एब्जॉर्प्शन टाइप की होती है, कौन सी एमिशन टाइप की होती है. सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज, हाँ बाद में बताऊंगी वो चीज. हाँ कमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा आए थे, तो सभी के आंसर है वो मैं जैसे प्रीवियस वीडियो में जितने भी कमेंट्स थे उनके कुछ के आंसर्स हैं वो मैं यहीं पे कर दूंगी, सो दैट बहुत ज्यादा नहीं होगा. तो आप फटाफट साथ साथ आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते चलेंगे, ठीक है. क्योंकि देखिए वही ना मैं कि कमेंट्स में टाइप करके मैं बहुत ज्यादा डाउट्स हैं वो आपके क्लियर नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो सीरीज है उसे आप कंटिन्यू रखिए. ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो देख के छोड़ दिया, क्योंकि सारे के सारे वीडियोज हैं वो इंटरलिंक होने वाले हैं. सो आपको सीरीज है उसे कंटिन्यू फॉलो करना है, जितना हो सके एज मच एज पॉसिबल वीडियोज को शेयर करना है स्पेक्ट्रोस्कोपी को, बिकॉज ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे से नहीं है, ठीक है. मैंने सर्च नहीं किया है, क्या पता होगा, मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने पढ़ा रखा होगा, बट आई डिडंट सर्च. एनीवे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अगेन बता देती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज काइंड ऑफ रेडिएशन in which electric field and magnetic field both are perpendicular to each other, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ऐसे जो भी रेडिएशंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं. एंड एग्जांपल्स में हमने देखा था कॉस्मिक रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज. तो ऐसे जो भी अलग अलग टाइप की ईएमआर है उनके बारे में हमने देखा था. अब हमें देखना है अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो इससे पहले हमने क्या देखा, ईएमआर देखा, ईएमआर के टाइप्स देखे. अब हमें क्या करना है कि जितने भी टाइप की ईएमआर हमें पता है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने बताया कॉस्मिक, गामा, एक्स, जो भी थी, जितने भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इन्हें एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया है, इनका एक ऑर्डर बताया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और वी कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी. आप चाहे तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज कर सकते हैं या फिर चाहे तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज कर सकते हैं. और ये जो ऑर्डर है, ये जो सीक्वेंस है, ये जो डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम.
ठीक है, कुछ भी नहीं है। जितने भी टाइप की आपकी रेज हैं, जितने भी टाइप की आपकी वेव्स हैं, जितने भी टाइप की आपकी ईएमआर हैं, उनका एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस है, ठीक है, उनका सिस्टमैटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नथिंग एट ऑल। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से देखना है डेफिनेशन, पहले आपको बता देते, डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ईएमआर इन ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। यहाँ से ये चीज आपको पता होनी चाहिए किस ऑर्डर में हम इन्हें अरेंज कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ भी जहां मन किया वैसे ही अरेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पे एक फिक्स ऑर्डर होता है। कौन सा ऑर्डर होता है? दैट वेवलेंथ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वे में हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर हम फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो यहाँ से वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, इज नॉन एज कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ईएमआर स्पेक्ट्रम कवर्स ए वेरी वाइड रेंज ऑफ ईएमआर फ्रॉम कॉस्मिक रेज टू रेडियो वेव्स। यहाँ से देखिए आपको दो चीज का आइडिया लग जाता है, यानी कि ईएमआर स्पेक्ट्रम के एक एंड पे, ठीक है, एक किनारे पे कौन होने वाला है? कॉस्मिक रेज होने वाली है, दूसरे किनारे पे कौन होने वाला है? रेडियो वेव्स होने वाली हैं। ठीक है, कॉस्मिक रेज और रेडियो वेव्स होने वाले हैं। तो यहाँ से इतनी चीज तो आंसर हो जाती है दैट कि इनकी एनर्जी, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, लार्जेस्ट डिफरेंस होता है इन बिटवीन इन द एनर्जी, इन फ्रीक्वेंसी, इन वेवलेंथ, इन वेव नंबर ऑफ कॉस्मिक रेज एंड रेडियो वेव्स। इतनी चीज समझ आ गई। कॉस्मिक रेज और रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा उसमें। कॉस्मिक रेज एंड जो रेडियो वेव्स होती हैं, दोनों की जो वेवलेंथ होगी उसमें बहुत ही ज्यादा ह्यूज डिफरेंस होता है। और वेवलेंथ का यदि मैं बात करूं यहाँ से, तो कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ है वो यहाँ से फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉन में होती है। ठीक है, 10⁻⁻15 होती है, और यहाँ पे जो है ये 10⁵ में चली जाती है, यानी कि यहाँ तक जाते जाते ये किलोमीटर्स में चेंज हो जाती है, जो कि यहाँ पे थी फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉन। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम थी। यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम थी वेवलेंथ, वो यहाँ पे जाते जाते किलोमीटर्स में चेंज हो जाती है। तो डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा वेवलेंथ में यहाँ पे डिफरेंस है वो आ जाता है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू है, वेवलेंथ क्या है? लैम्डा ही तो है, तो लैम्डा की वैल्यू है, उसमें यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस होता है इन बिटवीन कॉस्मिक रेज एंड रेडियो वेव्स। अब इनके रीजन कितने कितने पे होते हैं, तो देखिए सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपके काम की नहीं है। यदि मैं ज्यादा बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, आप वीडियो को बीच में बंद करके भाग जाएंगे, जिससे कि आपका काफी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मेरा तो रेवेन्यू जो आना था वो आ गया स्टार्टिंग वाली एड से, बाकी तो कुछ नहीं आना। आगे आप देखते हो नहीं देखते उसमें आपका बेनिफिट होता है, मेरा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए बोल रही हूँ। तो सबसे पहली चीज ये, इसीलिए आपको वीडियो में बनाए रखने के लिए मैं इसे इजी वे में रिप्रेजेंट करूंगी, और जितना आपके लिए मोर देन इनफ है, जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना ही बताऊंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम बीएससी सेकंड ईयर के लिए क्या इन वीडियो से नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं? तो हाँ श्योर, आप नोट्स बनाना अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका आउट ऑफ सिलेबस है वो मैं सिंगल टॉपिक नहीं कराने वाली हूँ। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, अपने यूनिवर्सिटी का साइट पे जाके सिलेबस चेक कर लीजिए। आउट ऑफ सिलेबस में आपको सिंगल टॉपिक नहीं कराऊंगी। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मॉलिक्यूल में थोड़ा सा जो जैसे ही मैं यूनिट स्टार्ट करती हूँ तो उसमें थोड़ा सा मैं डेप्थ में चली जाती हूँ, क्योंकि ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो जाए और आप यूनिट के साथ में फैमिलियर हो जाओ, आप टॉपिक के साथ में कोरिलेट कर पाओ, टॉपिक के साथ में आपका एक अच्छा सा इंटरेक्शन बन जाए, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, जिससे आप टॉपिक के साथ में लास्ट तक मूव कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है ईएमआर स्पेक्ट्रम। ईएमआर स्पेक्ट्रम क्या होता है बता दिया, ईएमआर क्या होती है प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब हमें बनाना किसके बेसिस पे? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज के रिस्पेक्ट में बनाना है। तो चलिए वो चीज भी हम यहाँ पे बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं ईएमआर स्पेक्ट्रम यहाँ पे बनाने वाली हूँ, और ईएमआर स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीजें बनेंगी और क्या क्या चीजें नहीं बनेंगी वो चीज मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ ईएमआर। ठीक है, इधर हम क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ ईएमआर। बहुत ही सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन मैं आपको देने वाली हूँ ईएमआर स्पेक्ट्रम का। आपको बुक्स में अलग अलग टाइप के ईएमआर स्पेक्ट्रम मिलेंगे, सो डोंट बी कंफ्यूज। सारी की सारी बुक्स का कंक्लूजन निकाल के यहाँ पे मैं ईएमआर स्पेक्ट्रम बना रही हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं 4-5 बुक्स हम रेफर करके आई हूँ, तो आपको अलग अलग बुक्स में भटकने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे जो ईएमआर स्पेक्ट्रम आपको मिलने वाला है दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। कहीं आप सोचो कि मैम उस वाली बुक में तो ये अलग था, पीएस कल्सी में तो ये अलग है, जो वाई आर शर्मा है उसमें अलग है, जगदम्बा सिंह वाले में अलग है, सीबीएच में अलग है,
तो आपको कोई बुक में नहीं भटकना है, यहाँ पे सारी की सारी बुक्स का जो कंक्लूजन है वो वाला डायग्राम आपको मिलने वाला है सबसे पहले और सबसे इजीएस्ट वे में। ठीक है, आपको बुक्स में अलग अलग टाइप के ईएमआर डायग्राम मिलेंगे, सो डोंट बी कंफ्यूज कि मैम ने अलग करा दिया, यहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है। देखिए हर किसी राइटर का अपना अपना वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, कंसेप्ट है वो सेम ही है। कंसेप्ट क्या है यहाँ से, अरेंजमेंट ऑफ ईएमआर इन ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज, कंसेप्ट इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ ईएमआर, टाइप्स ऑफ ईएमआर में हमें पता है कितने टाइप की ईएमआर होती हैं, कौन कौन से टाइप की ईएमआर है वो हमने स्टडी की है, तो एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था। लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का यहाँ से क्या होता है, एक सीरीज होती है, एक सीक्वेंस होता है। ऐसे नहीं है कि आप जहां मन किया वहीं पे आप किसी भी ईएमआर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को घुसा दोगे, नहीं। स्टार्टिंग में वन एंड पे आपको क्या लगाना है, कॉस्मिक रेज, और जो नेक्स्ट एंड है उस पर क्या लगाना है, रेडियो वेव। लेकिन इसके बीच में कौन कौन आएगा, इसके बीच वाले का ऐसा नहीं कि आप कहीं खिचड़ी बना दोगे, नहीं। इनके बीच में जो आएंगे उनका भी यहाँ से ऑर्डर है वो फिक्स होता है कि इसी ऑर्डर में ये रहने वाली है। तो सबसे फर्स्ट जो ईएमआर यहाँ पे आता है दैट इज कॉस्मिक रेज, दैट इज कॉस्मिक रेज। पहला ही गलत हो गया, स्पेलिंग ही गलत है, वैसे कुछ गलत नहीं हुआ। ठीक है, दैट इज कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज के बाद जो सेकंड आता है दैट इज, सेकंड कौन सी आएगी यहाँ से, गामा रेज। गामा रेज, गामा के बाद कौन सी आती है, एक्स रेज। ठीक है, गामा के बाद कौन सी आएगी यहाँ से, एक्स रेज आएगी। एक्स रेज के बाद में कौन सी आएगी यहाँ से, अल्ट्रा वायलेट रेज आएगी। ठीक है, कौन सी आएगी, अल्ट्रा वायलेट को मैं यूवी लिख दूं, सभी को समझ आएगा, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, यूवी लिख दूं इसे मैं, यूवी रेज। यूवी के बाद कौन सा यहाँ से स्टार्ट होता है, यूवी के बाद जो रीजन आता है दैट इज विजिबल एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिस्ट और फॉर द यूज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, विजिबल रेज, या फिर हम बोल सकते हैं विजिबल रीजन। एंड आफ्टर विजिबल कौन सा आता है यहाँ से, आईआर के बाद में कौन सा आता है यहाँ से, माइक्रोवेव। एंड आफ्टर माइक्रोवेव रेडियो वेव एंड दिस इज योर ईएमआर स्पेक्ट्रम। बट यहीं पे ईएमआर स्पेक्ट्रम खत्म नहीं हो जाता, ये हमने एक चीज रिप्रेजेंट की है दैट इज टाइप्स ऑफ रेज, यानी कि कौन से टाइप की रेज होती है। अब हमने इसे कैसे सीक्वेंस इनका अरेंज किया हमें ये तो पता ही नहीं है, किस बेसिस पे बना दिया भाई ये सीक्वेंस की ये रेज यहीं पे आएगी। ठीक है, हम रेडियो वेव को यहाँ पे क्यों नहीं रख सकते कॉस्मिक के पास में, ऐसा भी तो हो सकता है, रख सकते हैं, क्योंकि हमें तो क्या बनाना है, एक टेबल ही तो बनानी, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते। सोचोगे तो केमिस्ट्री के साथ में अनर्थ हो जाएगा और केमिस्ट्री आपसे बहुत बुरा मान जाएगी, नाराज हो जाएगी, कभी नहीं आएगी, भाग जाएगी। तो सोचना भी मत, जो बता रही हूँ उसे अच्छे से याद करते जाओ, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको समझ आएंगे। ठीक है, मुझे भी नहीं समझ आते थे जब मैं बीएससी सेकंड ईयर में थी, और मुझे तो एमएससी तक भी समझ नहीं आते थे। मुझे कॉन्सेप्ट कब समझ आना स्टार्ट हुआ, जब मैंने खुद से टीच करना स्टार्ट किया, पढ़ाना शुरू किया। और आई थिंक सभी के साथ ऐसा होता है, बट आजकल की जो जनरेशन है वो काफी इंटेलिजेंट होती है। मैं देखती हूँ बच्चों को, मतलब उन्हें बहुत चीजें समझ आ जाती हैं। मैं सोचती हूँ मुझे तो उस टाइम पे जब मैं पढ़ती थी मुझे कुछ समझ नहीं आता था, सिंगल वर्ड मुझे समझ नहीं आता था। कई बार तो ऐसा होता था मैं क्लास में सो के उठ के ही आ जाती थी। एंड इट्स ट्रूथ, मैं ये नहीं कि मैं ऐसे बोलने के लिए बता रही हूँ, रियल बता रही हूँ कि मुझे बहुत सी चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती थी, जो कि आजकल के बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाती। मैं भी कोई बहुत पुराने जमाने की नहीं हूँ, बट मुझे नहीं समझ आती थी चीजें इतना इजीली जितना आजकल की जनरेशन को आ जाती हैं, बिकॉज जनरेशन इज सो एडवांस। ठीक है, और होना भी चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से टाइप्स ऑफ ईएमआर है वो हम देख चुके हैं, एंड यहाँ से हमने एक इंपॉर्टेंट चीज फाइंड आउट की है दैट इज विजिबल रीजन। अब हम यहाँ से क्या बताने वाले हैं, सबसे पहली चीज हमने प्रीवियस वीडियो में 2-3 चीजें पढ़ी थी और उनका मैंने आपको बोला था कि आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो हमने पढ़ा था E = hν। ठीक है, E = hν पढ़ा था। ठीक है, एंड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, दैट्स व्हाई सो E is directly proportional to mu. That means energy and frequency both are directly proportional. If energy increases, then frequency also increases. Okay, तो देखिए यहाँ से न्यू क्या था, ये चीज भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ तक हमने देखा E = hν होता है, दैट मीन्स E is directly proportional to न्यू, दैट मीन्स एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि हम ये चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देन यहाँ से हमने देखा था व्हाट वाज न्यू, न्यू = c/λ।
ये चीज भी हमने देखी थी। सेकंड रिलेशनशिप वाज न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, दैट मीन्स न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सेकंड रिलेशनशिप ये था। That means if frequency increases, then lambda will be decreases. If frequency increases, then wavelength will be decreases. तो यहाँ से एक चीज है, एक कॉमन रिलेशनशिप हम यहाँ से निकाल लेते हैं, that is E is directly proportional to nu and inversely proportional to lambda. इसका मीनिंग क्या होगा, energy and frequency both are directly proportional but both are inversely proportional with वेवलेंथ। ठीक है, इतनी चीज हमें यहाँ से समझ आती है। तीनों का हम यहाँ से देखेंगे कि एज वी मूव टुवर्ड्स राइट, देन इफ एनर्जी इंक्रीजेस, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यही चीज हमें देखनी है, बिकॉज हमें जो EMR स्पेक्ट्रम बनाना है वो तो बनाना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, नॉट इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ से क्या देखेंगे, एनर्जी देखेंगे। एनर्जी देखेंगे, एनर्जी की यदि मैं बात करूं तो इट इज हाईएस्ट फॉर कॉस्मिक रेज, हाईएस्ट फॉर कॉस्मिक रेज, हाईएस्ट फॉर कॉस्मिक रेज। ठीक है, हाईएस्ट होती है। एज वी मूव टुवर्ड्स राइट, देन एनर्जी विल बी डिक्रीजेस, एनर्जी विल बी डिक्रीजेस। यदि हम आगे की तरफ आ रहे हैं तो एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एंड रेडियो वेव्स तक आते आते क्या हो जाती है, रेडियो वेव्स हैविंग लोवेस्ट एनर्जी इन होल EMR स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, लोवेस्ट एनर्जी फाइंड आउट हो गया। यहाँ से हमें आपको वैल्यूज नहीं बतानी है, आपको सिर्फ इतना बता देते हो, दैट्स इनफ। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि क्या क्या चीजें हमें करनी, क्या क्या चीजें नहीं करनी। देखिए, कुछ बुक्स में आपको जो EMR स्पेक्ट्रम मिलेंगी वहां पे आपको कुछ 10 टू द पावर कुछ कुछ करके वैल्यूज मिलेंगी, तो उसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, जिसके आपको वैल्यूज है वो नहीं याद करनी। ठीक है, आपके काम का क्या है, आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए, आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, दैट सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे होती है, सबसे कम एनर्जी कहाँ पे होती है, कहाँ से कहाँ पे जाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज करती है, कहां से कहां पे जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती है। सिर्फ आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, दैट्स मोर देन इनफ। आपको वैल्यूज हैं वो नहीं पता करनी है, वैल्यूज पे आपको नहीं जाना है, बिकॉज वैल्यूज पे जाओगे आपको नहीं याद रहने वाली, आप गलत लिखोगे, उससे बेटर है कि आप लिखो ही मत। ठीक है, देन यहां से मूव करते हैं सेकंड चीज पे। हमने पहला क्या देखा, अबाउट द एनर्जी। सेकंड हम यहां से देखते हैं अबाउट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यदि मैं बात करूं यहां से, तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ पे क्या होने वाली है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होने वाली है। एंड एज वी मूव टुवर्ड्स राइट, देन फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या करेगी, इधर आएंगे तो डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होती जाएगी। एंड रेडियो वेव्स हैव लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। आफ्टर दिस थर्ड इज वेवलेंथ। ठीक है, थर्ड इज वेवलेंथ, that is lambda, this is nu and this is E। ठीक है, अब यहां से हमें देखना है वेवलेंथ के बारे में। अब वेवलेंथ की यदि मैं बात करूं तो दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है, दोनों का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स इफ कॉस्मिक रेज हैव हाईएस्ट एनर्जी, हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देन इट हैज लोवेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, लोवेस्ट हो जाती है। एंड कितनी होती है, ये चीज यहाँ से आपको याद रखनी है। ऑलमोस्ट यदि हम बात करें तो 10 टू द पावर -15 होती है, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम। फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का भी एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होती है, पूरा एंगस्ट्रॉम भी नहीं होती, एंगस्ट्रॉम का भी एक बहुत छोटा सा पार्ट होती है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे, देन वेवलेंथ विल बी इंक्रीजेस। और इंक्रीज भी कोई थोड़ा बहुत इंक्रीज नहीं करती है, इतना इंक्रीज हो जाता है जैसे कि कोई बहुत गरीब आदमी बहुत अमीर बन गया था, लाइक धीरू भाई अंबानी। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी है वो इतना इंक्रीज कर जाती है कि हाईएस्ट पे पहुंच जाती है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस हाईएस्ट वेवलेंथ, दैट इज 10 टू द पावर 5, यानी कि इन किलोमीटर्स में ये वेवलेंथ है, ये पहुंच जाती है कहां से, फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम से उठ के और ये किलोमीटर्स तक पहुंच जाती है। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है। इसमें हमें 3 चीजें देखनी है। हाँ, आप चाहो तो एक चीज और ऐड कर सकते हैं, दैट इज वेव नंबर। ठीक है, दैट इज वेव नंबर, क्योंकि हमने ये चीज भी पढ़ी थी, वेव नंबर।
एक्चुअली मुझे दिखता नहीं है बिकॉज लाइट का डायरेक्ट यहाँ से फोकस आता है तो मुझे दिखता नहीं है। वेव नंबर वो क्या होता है, न्यू बार होता है, एंड न्यू बार इज रेसिप्रोकल ऑफ यहाँ से क्या होता है, वेवलेंथ होता है। दैट मीन्स इफ एनर्जी, यदि हम बात करें यहाँ से वेवलेंथ की, तो फ्रीक्वेंसी यदि इंक्रीज करती है तो वेवलेंथ है वो भी, वेव नंबर है वो भी क्या करेगा, यहाँ से इंक्रीज ही करेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो साइन है वो चेंज होता है, ठीक है। सेंटीमीटर, यदि हम इसे मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर में, तो ये जो क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ में, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में चला जाएगा। दैट मीन्स वेवलेंथ है वो भी क्या होगी, यहाँ पे हाईएस्ट होगी, एंड इधर यदि हम जाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, लोवेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इधर जाते जाते ये क्या हो जाएगी, लोवेस्ट हो जाएगी, यानी कि वेवलेंथ है वो भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे हमने देखा है इन द रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इन द रिस्पेक्ट ऑफ वेवलेंथ। तो आप वेवलेंथ को रिस्पेक्ट मान के यहाँ से बना सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है, एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारे स्पेक्ट्रम का। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से रीजंस हैं वो हमारे काम के हैं और कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से ऐसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी देने वाले हैं, कौन से इमिशन देने वाले हैं, सारी चीजें हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। टेक दिस स्क्रीनशॉट। हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, वो हमें यहाँ से क्या देखना है, नेक्स्ट इज, हाँ पहले हम इसे मिटा देते हैं। रेज को हम नहीं मिटाएंगे, रेज हम ऐसे ही रखेंगे। कुछ चीजें हैं जो हमें मिटानी है ना। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या आती है कि यहाँ से हमारे काम का रीजन है वो कौन सा है और वो कितने से कितनी वेवलेंथ तक होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ है वो हमें पता होनी चाहिए। हमें कौन सी पढ़नी है, यहाँ से यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, ठीक है। तो फर्स्ट है आईआर भी पढ़नी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रीजन होता है वो कौन सा होता है। सबसे पहली चीज देखिए, हमने यहाँ पे बहुत सारे टाइप की रेज देखी हैं, बहुत सारे टाइप की हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखी हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की यदि मैं बात करूं तो इनमें डिफरेंस किसका होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है, वेवलेंथ का डिफरेंस होता है, इनमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, इनमें वेव नंबर का डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑल रेज आर यूजफुल, बट मोस्ट यूजफुल for chemistry is visible region. Most useful for chemistry is visible region, that is used to identify the structure of organic compounds. To identify the structure of organic compounds. अब यहाँ पे बात करते हैं हम कितने से कितने रेंज में ये मिलेंगे। तो यदि मैं बात करूँ यूवी रीजन की और विजिबल रीजन की, बोथ आर डिफरेंट रीजन। सबसे पहली चीज तो ये, क्योंकि यूवी हमने ये देखा और विजिबल हमारा ये रहा, और आईआर है वो हमारा थर्ड आएगा। आईआर अभी के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए हम दो ही पढ़ रहे हैं, यूवी एंड विजिबल। आईआर जब आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं यूवी एंड विजिबल। तो यूवी जो रीजन है वो होता है यहाँ से 200 to 400 नैनोमीटर। किस चीज में हम मेजर कर रहे हैं, कौन सी यूनिट के साथ में हम मेजर कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। 200 से 400 नैनोमीटर तक का जो रीजन होता है वो होता है आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी क्षेत्र। यदि हम बात करें विजिबल की, तो विजिबल फ्रॉम 400 to 800 नैनोमीटर इज विजिबल रीजन, जिसे हिंदी में बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज विजिबल रीजन। क्यों होता है विजिबल रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनते हैं इन्हीं की वजह से पूरी दुनिया आपको कलरफुल लगती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यदि आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को छोड़ देते हैं, विजिबल रीजन को छोड़ देते हैं, तो आपकी जो दुनिया है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। आपकी जिंदगी में रंग है वो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, बिकॉज जितना भी कलर है नेचर में वो है बिकॉज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सारी आगे की चीजें अभी समझ होंगी तो समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों होता है ऐसा, क्या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम वगैरह होता है, ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तभी आपको मैं बताऊंगी, अभी से आपके सारे रामायण सुना दूंगी, आपको कुछ पढ़ लेनी पड़ेगा, कोई फायदा ही नहीं है, बेकार में मेरा डेटा वेस्ट होगा इतना बड़ा वीडियो अपलोड करने में,
ठीक है। तो यहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट चीज फाइंड आउट करनी थी, दैट इज यूवी रीजन इज 200 to 400 नैनोमीटर, विजिबल रीजन इज फ्रॉम 400 to 800 नैनोमीटर। और इसके बाद एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक्सेप्ट विजिबल रीजन ऑल रीजन्स आर ओवरलैप विद ईच अदर। ठीक है, यदि हम बात करें विजिबल रीजन को यदि हम छोड़ दें तो विजिबल रीजन है, इतना जो रीजन है ये किसी दूसरे के साथ में ओवरलैप नहीं करता, इसका अपना फिक्स क्राइटेरिया होता है। इधर वाले इधर में घुसे हुए हैं, ये इधर घुसा हुआ है, ये इधर घुसा हुआ है, बाकी सारे हैं वो थोड़ा बहुत घुल मिल जाते हैं आपस में, बट विजिबल रीजन किसी के साथ में ओवरलैपिंग नहीं करता। ये अपना अपना जो इंडिविजुअल पार्ट है 400 to 400 ही रहेगा, 800 to 800 ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, बिल्कुल भी इतना सा भी ओवरलैपिंग है ये दूसरे रीजन्स के साथ में नहीं करता, पड़ोसी देशों के साथ में बिल्कुल भी इंटरेक्शन करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। बाकी जो है दूसरे वो एक दूसरे की दुनिया में घुसे रहते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं इंटरेक्शन, बट विजिबल रीजन है उससे सिर्फ अपनी दुनिया से मतलब है, उससे सिर्फ 400 से 800 नैनोमीटर तक के रीजन से मतलब है। वो इतने में ना ही तो किसी को घुसने देता है और ना ही किसी दूसरे के रीजन में घुसता है। ठीक है, बहुत ही आत्मसम्मान वाला रीजन है विजिबल रीजन। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने देखी हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की रेडियो और डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमने देखा, उनकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर के बारे में हमने देखा, कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूवी एंड विजिबल। एंड इनमें से भी विजिबल रीजन इज मोस्ट यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ केमिस्ट्री टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये चीज हमें यहाँ से देखनी थी जो कि हमने देख लिया, इनका रीजन हमने देख लिया। बाकी के रीजन को हमें नहीं देखना है एक बार के लिए, क्योंकि बाकी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मुझे याद आया कि किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किया था दैट मैम व्हाट इज एमिशन। एमिशन, तो देखिए एमिशन को समझाने का सबसे अच्छा एग्जांपल है वो हमारे लिए क्या हो सकता है, लाइक कोई भी चीज है, ठीक है, दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड इज एमिशन। यदि आपने यहाँ पे कोई भी रेडिएशंस डाली, ठीक है, रेडिएशंस डाली और रेडिएशंस वो इस सरफेस पे आके सरफेस में आके वो एब्जॉर्ब हो गई, तो ये तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। बट क्या होता है कि यहाँ से ये रेज आई, ठीक है, यहाँ से ये रेज आई और इनकी वजह से कुछ तो था जो यहाँ से एमिशन भी हुआ है। ठीक है, कुछ तो था, पहले तो एब्जॉर्प्शन तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ तो जो पार्ट ऑफ एनर्जी है या फिर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन का कुछ भी यहाँ से क्या होगा, एमिशन करेगा, बाहर निकलेगा। बाहर निकलना द प्रोसेस, बाहर निकलने वाली जो प्रोसेस है वो यहाँ से क्या होती है, एमिशन होती है। यदि कोई चीज अंदर आ रही है दैट मीन्स वो क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। यदि यहाँ पे रेडियो वेव्स, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, तो यहाँ से क्या होने वाला है, एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बट एमिशन प्रोसेस में यहाँ से क्या होता है, एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है। क्यों, क्योंकि जो वेव्स है उनमें क्या आ रही थी, एनर्जी आ रही थी, और एनर्जी का क्या हो चुका है, एमिशन हो चुका है। तो एमिशन जब भी होगा तो एनर्जी है वो क्या कर जाती है, यहाँ से डिक्रीज कर जाती है। एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, यदि आपको यहाँ से समझ आता है तो चलो बहुत अच्छी बात है, यदि समझ नहीं आता है देन आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपको किसी ने कस के एक रैप्टा मार दिया। रैप्टा तो समझते ही होगी, थप्पड़। ठीक है, यदि आपको किसी ने कस के एक थप्पड़ मारा और आप इतने एबल हो कि दूसरे को भी थप्पड़ जड़ देते हो, ठीक है, दूसरे को भी थप्पड़ जड़ देते हो, तो तब तो ये क्या हो गया, आपका जो दर्द था वो गायब हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने जो एनर्जी थी वो थ्रू योर हैंड निकाल दी उस पर। बट इन सम केसेस क्या होता है कि सामने वाली जो पार्टी है, सामने वाला जो कैंडिडेट है वो थोड़ा सा पावरफुल होता है और वो आपको रैप्टा मार देता है, बट आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप उसे वापस से मार दो। तो उस वाले केस में आपका ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये क्या करेगा, एकदम से रेड हो जाता है और एकदम से ऐसे इसमें से बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही होती है। तो वो जो गर्मी है, पहले क्या हुआ, थप्पड़ मारा, वो चीज क्या हुई थी, थप्पड़ से उसके हाथ की एनर्जी वो आपके फेस ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, एब्जॉर्ब कर ली, बट अब जो रेडनेस है, अब जो भाप, आपका गाल एकदम से गर्म हो जाता है थप्पड़ टिकते ही, वो जो रेडनेस है, वो जो हीट है जो कि बाहर निकल रही है, वो क्या है, एमिशन ऑफ एनर्जी है। वो क्या है, एमिशन ऑफ एनर्जी। और थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है।
जब तक आपका गुस्सा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप में एबिलिटी नहीं है कि आप सामने वाले को मार सको। यदि मार देते तो थ्रू आउट योर हैंड निकल जाती है एनर्जी, उस केस में आपको इतना ज़्यादा दर्द एंड जो हीट वगैरह वो फील नहीं होती, क्योंकि एनर्जी है वो आपने ऑलरेडी निकाल दी। बट इन केस यदि आप नहीं निकाल पाते हैं अपनी एनर्जी, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो गाल है वो बिल्कुल लाल टमाटर हो जाता है और ऐसे भाप जैसा महसूस होता है, जैसे धुआं निकल रहा है, बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। उसे क्या कहते हैं? एमिशन कहते हैं। होप सो यू गॉट द पॉइंट। बाकी यदि कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सो फ्रैंकली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। यदि कमेंट सेक्शन में भी नहीं पूछ पाते हैं, सो मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, थ्रू मेल कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगता है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, मैं तो यही प्रीफर करूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में ही पूछें, क्योंकि कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा ऐसे ये एंजाइटी टाइप होता है कि यदि हम कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, तो कमेंट सेक्शन में तो हर कोई कमेंट्स पढ़ सकता है, तो साइड वाले लोग क्या सोचेंगे कि इसको इतनी सी बात नहीं आती, तो नहीं आती ना। कौन यूट्यूब पे किसको जानता है? कोई किसी को नहीं जानता। हजारों बच्चों के कमेंट्स आते हैं, इवन मैं सिंगल स्टूडेंट को नहीं जानती हूँ कि कौन कहाँ से कर रहा है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो मेंशन कर देते हैं, मैम फ्रॉम बांग्लादेश, मैम फ्रॉम हरियाणा, मैम फ्रॉम पंजाब, मैम फ्रॉम बिहार, तो जैसे कोई लिख देता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ से है। क्योंकि YouTube का सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि आपको कुछ भी नहीं आता, फ्रेंकली पूछ सकते हो, ठीक है, फ्रेंकली पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी से आपको बता दूंगी। फटाफट वीडियोस को देखते जाना है, नोट्स अपने सुंदर सुंदर नोट्स प्रिपेयर करते जाना है। एंड मैं देखती हूँ कौन इतना सिंसियर बच्चा है जो कि अपने अच्छे से नोट्स बना के देन उन्हें PDF में कन्वर्ट करके और मुझे सेंड करता है, ठीक है। इस चीज़ का मुझे वेट रहेगा। यदि मैं सिंगल PDF भी आती है मुझे, तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी होगी। कहीं ये मत सोचना कि मैम अपने लिए नोट्स बनवा रही, मैं क्या करूँगी नोट्स का, मुझे तो पढ़ाना है। एक बार के लिए जो लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डिलीवर कर दिया, तो उसके मुझे लाइफ टाइम नोट्स नहीं चाहिए ना। मुझे किस चीज़ में नोट्स चाहिए? यदि मुझे चाहिए ही होते तो मैं पहले मांगती नोट्स, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से नोट्स बनाएं और आप अपना PDF फॉर्मेट में बना के और प्लीज़ मुझे थ्रू मेल सेंड करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि मेरा जो मेल ID है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो देखती हूँ कितने बच्चे यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।